आइए फिर से आप सबका स्वागत है मेरे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है संस्कृत सम्राट। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ संस्कृत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा जिसका नाम है क्रिया। यानी आज मैं संस्कृत की क्रिया से संबंधित जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। तो जानकारी प्राप्त करने से पहले थोड़ा तीनों भाषाओं से परिचय प्राप्त कर लें। अंग्रेजी, क्योंकि आजकल अंग्रेजी लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं। अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत। संस्कृत अंग्रेजी में सभी बच्चे लगभग पढ़ चुके होंगे। वर्ब की जानकारी लगभग सभी बच्चों को होगी। अंग्रेजी में जिस चीज को वर्ब बोलते हैं हिंदी में उसी को कहते हैं क्रिया, यानी एक्शन, यानी कोई काम। और इसी क्रिया को, जिसको अंग्रेजी में हम लोग वर्ब बोलते हैं, हिंदी में क्रिया बोलते हैं, और इसी क्रिया को हम लोग संस्कृत में कहते हैं धातु। यानी संस्कृत की जो क्रिया है उसे क्या कहेंगे? धातु। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। काल यानी टेंस। काल यानी समय का बोध कराता है। काल को संस्कृत में कहते हैं लकार। काल को क्या कहते हैं? लकार। टेंस में ही कई सारे आ जाते हैं। प्रेजेंट यानी वर्तमान। वर्तमान यानी वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है। वर्तमान काल को संस्कृत में हम लोग कहते हैं लट लकार। लट लकार। इसके बाद है पास्ट। पास्ट टेंस को भूत यानी भूतकाल, जिसका नाम है संस्कृत में लंग लकार। फ्यूचर टेंस भविष्य। भविष्य यानी जो अभी आया नहीं है, जो आने वाला है। भविष्य को कहते हैं ऋट लकार। तो ये तीन काल, यानी सामान्य रूप से सभी बच्चे जानते होंगे कि काल तीन होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो तीनों काल से संबंधित लकार हो गया। अब आपको बता दें कि इस काल को हम लोग लकार क्यों कहते हैं। लकार क्यों कहते हैं, यह जानकारी प्राप्त कर लें। लकार दोस्तों इसलिए कहते हैं क्योंकि आप सारे लकार को देख रहे होंगे, इसकी शुरुआत लॉ अक्षर से हुई है। यहां भी लॉ, लट में लॉ से शुरुआत, लंग में भी लॉ से शुरुआत, रिट में भी री से शुरुआत, और जितने भी लकार आएंगे आगे उन सब की शुरुआत लॉ से ही होती है। इसीलिए इसका नाम रखा गया है लकार। यानी लॉ जिसके प्रारंभ में है उसे कहते हैं लकार। तो अंग्रेजी की थोड़ी चर्चा कर लें, तब आपको स्पष्ट हो जाएगा कि अंग्रेजी में तीन काल, हिंदी में भी तीन काल: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, और प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अंग्रेजी में तीनों कालों के चार चार फॉर्म होते हैं, यानी कुल मिलाकर के 12 प्रकार के काल बन जाते हैं। अब अंतर थोड़ा दिखा दे दोस्तों। संस्कृत को क्यों कहा जाता है कि प्यूरिफाइड लैंग्वेज है? संस्कृत का नाम ही है प्यूरिफाइड।
प्यूरिफाइड क्यों कहा जाता है? अंग्रेजी में 12 प्रकार के काल होने के बावजूद कई ऐसे वाक्य हैं जो अंग्रेजी के टेंस में फिट नहीं बैठते। उदाहरण स्वरूप, मुझे पढ़ना चाहिए। अब मुझे पढ़ना चाहिए के लिए टेंस, जो भी बच्चे टेंस पढ़े होंगे और टेंस के तीनों टेंस के चारों फॉर्म से यानी 12 फॉर्म से परिचित होंगे, वो जानते होंगे कि मुझे पढ़ना चाहिए का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा वो किसी भी टेंस के अंतर्गत नहीं आएगा। एक्चुअली इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा? आई शुड रीड या आई शुड स्टडी। तो ये शुड जो है वो किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर नहीं है, उसके लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है। अब चर्चा करते हैं संस्कृत की। तो संस्कृत में कुल 10 काल होते हैं, वो भी उच्च वर्ग के लिए। सामान्य वर्ग के लिए 6ठी कक्षा से लेकर के 10वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए मात्र 5 ही काल की जरूरत है। अब आपको यह बता दें कि संस्कृत क्यों प्यूरिफाइड लैंग्वेज है। अंग्रेजी के अंतर्गत 12 टेंस होने के बावजूद यानी 12 प्रकार के फॉर्मेशन होने के बावजूद कई ऐसे वाक्य हैं जो अंग्रेजी के टेंस में फिट नहीं आते, उनका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन नहीं हो सकता टेंस के माध्यम से। लेकिन संस्कृत में जो 10 काल बने हैं और उनमें से 5 ही काल की मैं चर्चा कर लेता हूं 10th स्टैंडर्ड तक के लिए। तो जो 5 काल बने हैं, दुनिया का कोई ऐसा वाक्य नहीं है जो इन काल में इन लकारों में फिट न बैठे। मात्र 5, 10 की चर्चा तो मैं छोड़ दूं, तो 5 ही काल जो इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के लिए, 10th स्टैंडर्ड तक के लिए, उन्हीं में दुनिया के सारे वाक्य समाहित हो जाते हैं। यानी कुछ अलग से व्यवस्था इसमें नहीं करनी पड़ती है। इसीलिए संस्कृत को मोस्ट टेक्निकल एंड मोस्ट साइंटिफिक लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है एंड मोस्ट प्यूरिफाइड लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। अब आते हैं, तो यह स्पष्ट हो गया होगा दोस्तों आपको कि वर्ब को क्रिया और उसी क्रिया को बोलते हैं धातु, फिर काल को लकार, और वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो 2 और लकार आएंगे 10th स्टैंडर्ड तक के लिए, जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। तो जिसमें पहला है लोट लकार। लोट लकार कैसे सेंटेंस के लिए यूज किया जाता है? आज्ञार्थक, यानी जब आज्ञा देनी होती है, किसी को ऑर्डर देना होता है या रिक्वेस्ट करना होता है। और 5वां है विधिलिंग। विधिलिंग यानी लिंग लकार। तो यह प्रयोग किया जाता है चाहिए वाले अर्थ में, यानी मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि मुझे पढ़ना चाहिए आ गया तो यहां भी लकार यूज हो गया। तो इस प्रकार से संस्कृत के अंदर लकार का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब कोई एक काल को हम लोग उठाते हैं, अब उस पर चर्चा विस्तार से थोड़ा सा करते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि संस्कृत के क्रिया को धातु कहते हैं। कोई एक धातु ले लेते हैं, उदाहरण स्वरूप पठ धातु। पठ धातु जिसका अर्थ होता है पढ़ना। पठ धातु मतलब पढ़ना। अब एक लकार ले लेते हैं, जैसे लट लकार। लट लकार अभी तुरंत बताया मैंने, लट लकार यानी वर्तमान काल। वर्तमान काल। अब आपको जानकारी दे दूं कि सभी लकारों में 3-3 पुरुष होंगे, यानी जितने भी लकार आएंगे सब में क्रिया में 3-3 पुरुष होंगे। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष।
इन सब में तीनों में तीन तीन वचन होंगे। एक वचन शॉर्ट में लिख दो, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन एक के लिए इस्तेमाल होता है, द्विवचन दो के लिए इस्तेमाल होता है और बहुवचन दो से ज्यादा कितने भी हों, अनंत इन्फिनेटिव तक बहुवचन यूज होते हैं। अब यहां भी अंग्रेजी और हिंदी से डिफर कर रहा है, यानी अंग्रेजी और हिंदी से हर चीज संस्कृत में आपको एक कदम आगे ही मिलेगा। हिंदी और अंग्रेजी में दो ही प्रकार के वचन होते हैं, यानी एक वचन और बहुवचन। अंग्रेजी में सिंगुलर एंड प्लूरल, लेकिन यहां पर तीन वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब आते हैं तीनों पुरुष पर। तो सबसे पहले इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं दोस्तों। तीन पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब छोटे से एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे कि इन तीनों पुरुषों का प्रयोग, इसका यूज हम लोग संस्कृत में किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले नीचे वाले पुरुष पर आ जाते हैं। सबसे नीचे कौन सा पुरुष है दोस्तों? उत्तम पुरुष। अब उत्तम पुरुष का प्रयोग कहां होगा, इसके लिए मैं छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत करता हूं कि आप सब ट्रेन में यात्रा जरूर किए होंगे। तो कई प्रकार के ट्रेन हमारे यहाँ दिखाई देते हैं। जैसे लंबी दूरी की अगर यात्रा करनी हो तो एक्सप्रेस ट्रेन होता है, कम दूरी की यात्रा करनी हो तो हमारे यहाँ लोकल ट्रेन की व्यवस्था है। तो इस उदाहरण से आप समझ जाएंगे कि इन पुरुषों का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। तो जब लंबी दूरी की यात्रा करनी होती है हम लोगों को, तो हम लोग क्या करते हैं, रेलवे से एक टिकट लेते हैं, अग्रिम टिकट, जिसका नाम है रिजर्वेशन। यानी हम लोग पहले ही अपनी सीट का रिजर्वेशन करवा लेते हैं। तो सीट का रिजर्वेशन करवाने से क्या होता है कि जिस दिन हमें यात्रा करनी है उस दिन के लिए वह सीट हमारी आरक्षित हो जाती है, यानी हमारी सीट रिजर्व हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से उत्तम पुरुष, जो सबसे नीचे वाला पुरुष है, उसका भी रिजर्वेशन होगा, यानी यह सीट रिजर्व हो जाएगी। कब तक के लिए? यहां पर जब भी रिजर्वेशन होगा तो सदा के लिए, फॉर एवर, यानी जब तक यह धरती है तब तक यह सीट रिजर्व हो जाएगी। किसके लिए? पहले इसका रूप लिख दूं, तो इसका रूप है पठ में पठती, पठतः, पठंती। इस प्रकार से और आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। पहले रूप जान लें, पठसी, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः और पठाम। अब देख लें, उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या रूप बना है? पठामी। यानी यह सीट जो है, उत्तम पुरुष एक वचन की जो सीट है, वह रिजर्व होने जा रही है। किसके लिए? मैं के लिए। कब तक? सदा के लिए। अभी मैंने तुरंत कहा कि उत्तम पुरुष एक वचन की जो सीट है वह किसके लिए रिजर्व होगी? मैं के लिए। और यहां पर जब रिजर्वेशन होगा तो वह एक दिन के लिए नहीं, सदा के लिए रिजर्वेशन, यानी जब तक यह धरती रहेगी तब तक के लिए रिजर्वेशन हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि इस सीट पर, उत्तम पुरुष के एक वचन वाली सीट पर बैठने का अधिकार सिर्फ किसको होगा? मैं को। और किसी को, दुनिया में किसी भी व्यक्ति को इस सीट पर बैठने का अधिकार नहीं होगा, और न ही मैं कोई अधिकार होगा कि किसी दूसरी सीट पर जाकर के बैठे। यानी यह सीट, उत्तम पुरुष एक वचन वाली जो सीट है, वह रिजर्व्ड हो गई, आरक्षित हो गई। किसके लिए? मैं के लिए, सदा के लिए। अब आते हैं, मैं का ही द्विवचन होता है दोस्तों, हम दोनों।
क्योंकि हम दोनों जब होंगे तो एक मैं निश्चित रूप से रहूंगा और एक और मेरे अलावा एक और व्यक्ति हो सकता है। तो मैं का द्विवचन क्या होता है? हम दोनों। तो द्विवचन उत्तम पुरुष के द्विवचन में जो रूप है पठावह, वह किसके लिए रिजर्व हो गया दोस्तों? हम दोनों के लिए। कब तक? फॉरएवर, सदा के लिए। यानी इस सीट पर हम दोनों जो शब्द है यही यहां पर रहेगा। यानी पठावा जो शब्द है, पठावा जो क्रिया है, वह सिर्फ हम दोनों के लिए यूज होगी और किसी के लिए यूज नहीं होगी। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष का जो बहुवचन होगा वो हम सब के लिए रिजर्व हो जाएगा। उत्तम पुरुष का बहुवचन रिजर्व हो गया हम सब के लिए। कौन सी क्रिया है? पठामा। यानी पठामा का जब भी प्रयोग होगा तो वह सिर्फ हम सब के लिए ही प्रयुक्त होगा और दुनिया में किसी के लिए प्रयोग नहीं हो सकता है। तो यहां पर एक्सप्रेस ट्रेन की तरह क्या हो गया? रिजर्वेशन हो गया। किन किन का रिजर्वेशन हो गया? मैं का, हम दोनों का और हम सब का। कहां पर रिजर्वेशन हो गया? उत्तम पुरुष के एक वचन में मैं का रिजर्वेशन हुआ, उत्तम पुरुष के द्विवचन में हम दोनों का रिजर्वेशन हुआ और उत्तम पुरुष के बहुवचन में हम सब का रिजर्वेशन हुआ। यानी दिमाग में सेट कर लीजिए कि मैं, हम दोनों और हम सब जब भी प्रयोग किया जाएगा तो उसके लिए जो क्रिया प्रयोग की जाएगी, क्रिया प्रयुक्त होगी, वो उत्तम पुरुष की ही होगी और किसी दूसरे की नहीं होगी। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, उत्तम पुरुष की बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब आते हैं उत्तम पुरुष के बाद मध्यम पुरुष पर आते हैं। फिर से रिजर्वेशन होगा एक्सप्रेस ट्रेन की तरह, यहां भी रिजर्वेशन है। तो उत्तम मध्यम पुरुष का जो एक वचन है पठासी, यह रिजर्व किसके लिए हो जाएगा दोस्तों? तुम के लिए। किसके लिए रिजर्व हो गया? तुम के लिए। यानी मध्यम पुरुष के एक वचन वाली सीट पर सिर्फ तुमको बैठने का अधिकार है और किसी को अधिकार नहीं है। यानी तुम के लिए जब भी क्रिया कोई प्रयोग की जाएगी तो वह मध्यम पुरुष एक वचन वाली की जाएगी और लट लकार में पठस्सी वाली की जाएगी क्रिया प्रयोग। या किसी भी लकार में मध्यम पुरुष का जो एक वचन होगा वह तुम के लिए प्रयुक्त होगा। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष का जो द्विवचन होगा वह तुम दोनों के लिए होगा और मध्यम पुरुष का जो बहुवचन होगा वह तुम सब के लिए होगा। तो अभी आपने देखा कि उत्तम पुरुष रिजर्व हुआ और मध्यम पुरुष रिजर्व हुआ। तो उत्तम पुरुष का रिजर्वेशन किन किन के लिए हो गया? मैं के लिए, हम दोनों के लिए और हम सब के लिए। मध्यम पुरुष का रिजर्वेशन किस किस के लिए हो गया? तुम के लिए, तुम दोनों के लिए और तुम सब के लिए। तुम के लिए एक वचन, तुम दोनों के लिए द्विवचन और तुम सब के लिए बहुवचन। तो यहां पर आप इस प्रकार से देख सकते हैं। यानी इन दोनों पुरुषों का रिजर्वेशन हो गया एक्सप्रेस ट्रेन की तरह। अब यहां पर किसी भी और को बैठने का अधिकार, दुनिया में कोई भी व्यक्ति आ जाए वीआईपी से वीआईपी, लेकिन इस स्थान पर उसे बैठने की अनुमति प्राप्त नहीं होगी। यह है उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष की बात। अब आते हैं प्रथम पुरुष। तो अभी मैंने तुरंत चर्चा की थी कि दो प्रकार के ट्रेन होते हैं हमारे यहाँ। एक एक्सप्रेस ट्रेन जहां रिजर्वेशन होता है और एक होता है लोकल ट्रेन। लोकल ट्रेन जिसमें टिकट कटाइए और चढ़िए, कोई भी सीट आपकी आरक्षित नहीं होती है। यानी आप टिकट कटा करके भी आप किसी निश्चित स्थान पर नहीं बैठ सकते। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले जाएगा किसी भी सीट पर जाकर के बैठ जाएगा, नहीं सीट मिलेगी तो खड़े जाना पड़ेगा। तो ये है लोकल ट्रेन की व्यवस्था। तो अब लोकल ट्रेन की व्यवस्था समझते हैं। तो प्रथम पुरुष जो है वो लोकल ट्रेन की तरह है। यानी यहां पर कोई आरक्षण नहीं है। आरक्षण तो हो गया जिनका होना था, यानी मैं, हम दोनों, हम सब, तुम दोनों, तुम सब, इन्हीं का सिर्फ आरक्षण है क्रिया में और किसी का भी कोई आरक्षण नहीं होगा। और जितने भी आएंगे, कुर्सी, टेबल, हाथी, घोड़ा, राम, श्याम, सीता, गीता, वह, यह, कुछ भी आएगा,
इवन आप भी अंग्रेजी की तरह नहीं है कि आपका मतलब यू और तुम का मतलब भी यू, यहां तुम और आप अलग अलग होते हैं। तो तुम तो मध्यम पुरुष में आएगा, लेकिन आप मध्यम पुरुष में नहीं आ सकता है, क्योंकि मैं तुम के अलावा ही वह शब्द है। तो जितने भी मैं तुम के अतिरिक्त शब्द आएंगे वो सभी किस में सफर करेंगे? लोकल ट्रेन में सफर करेंगे। यानी लोकल ट्रेन कौन हो गया? प्रथम पुरुष। अब मैं तुम के अतिरिक्त कुछ भी, कोई भी शब्द दुनिया में आ जाए, सबके लिए जो क्रिया प्रयुक्त होगी वो प्रथम पुरुष वाली होगी। यानी एक कोई रहेगा मैं तुमको छोड़कर तो एक वचन, दो रहेंगे तो द्विवचन, और दो से ज्यादा रहेंगे तो बहुवचन। तो यहां हम लिख सकते हैं प्रथम पुरुष में कि मैं और तुम को छोड़कर, मैं और तुम को छोड़कर बाकी सब, बाकी सब में पूरी दुनिया आ गई। बाकी सब के लिए कौन सा पुरुष? प्रथम पुरुष प्रयोग किया जाएगा। तो जहां तक मैं समझता हूं दोस्तों कि क्रिया का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि हमें इन तीनों पुरुषों का प्रयोग किस प्रकार से करना है। यह अलग बात है कि यह सिर्फ लट लकार की बात हुई है। लकार कोई सा भी आएगा, किसी भी लकार में हमारा कंसेप्ट यही रहेगा, तीन पुरुष ही होंगे, तीन वचन ही होंगे, और ये तीनों पुरुष जिनके जिनके लिए आरक्षित हुआ है, उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष आरक्षित हुए हैं, वहां भी आरक्षित रहेंगे। प्रथम पुरुष का कहीं आरक्षण नहीं है तो वहां भी आरक्षण नहीं होगा, चाहे कोई सा भी लकार आ जाए। हाँ, ये अलग बात है कि हर लकार में रूप अलग अलग होंगे। अब यहाँ पर पठती बनता है तो दूसरे लकार में दूसरा रूप बनेगा। यानी लट लकार में जो 9 प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में तीन वचन है, तो 9 रूप है। तो 9 रूप सारे लकार में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट रूप रहेंगे, लेकिन उनका कंसेप्ट वही रहेगा। यानी ये तीनों पुरुष उन्हीं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जैसे लट लकार में इस्तेमाल किया गया है। तो मैं समझता हूं दोस्तों कि क्रिया का कंसेप्ट, यानी धातु का कंसेप्ट, पुरुष का कंसेप्ट आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। इसके आगे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कई सारे एपिसोड में आपको क्रिया का और कंसेप्ट स्पष्ट हो जाएगा धीरे धीरे। आज के लिए बस इतना ही। अपने मित्र डॉक्टर समीर कुमार को इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते एक छोटा सा निवेदन, यदि आपका मेरा यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया मेरे चैनल संस्कृत सम्राट को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और यथासंभव अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।